अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको आज फिर खुशामदीद। और आज हम बहुत सारे मौजूआत पे बात करेंगे, लेकिन जो पहला हमारा मौजू है आज का वो पाकिस्तान की मईशत है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने महंगाई के हवाले से कुछ खुश अफजा या उम्मीद अफजा बातें नहीं की। अलबत्ता कुछ उन्होंने रिलीफ का भी ऐलान किया। इन तमाम अमूर के ऊपर हमारे साथ मौजूद है खुर्रम हुसैन साहब। आप सब वाकिफ हैं उनसे, और दीगर मेहमानों का तारुफ आपको हम आगे चल के करवाएंगे। मुर्तजा सोलंकी साहब मेरा साथ दे रहे हैं। सोलंकी साहब, आप खुर्रम से गुफ्तगू का आगाज कीजिए। शुक्रिया। खुर्रम हुसैन, हमें बताइए कि कल से ये गलगला था और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बता रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज वजीर आजम उसका ऐलान करेंगे। आज वो अ, शाहकार जिसका इंतजार था वो आ चुका है। तो जरा हमें बताइए कि ये जो ऐलान हुआ है और जिस सर्वे का जिक्र किया वजीर आजम ने कि उसकी बुनियाद पर हमने किया है, जो कि 3 साल में हुआ है, उसके अंदर ऐसी क्या खास बात है और इससे किस हद तक जो है वो गुर्बत में कमी आएगी? ये कितना पायदार है, कितना सस्टेनेबल है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसका असर क्या पड़ेगा और क्या पाकिस्तान की जो मईशत है वो बड़े रिलीफ पैकेजेस की मुतहम्मिल भी हो सकती है? सब्सिडीज मसाइल का हल है, नहीं है? आपकी तरफ मुश्किल सवाल। मुर्तज़ा साहब, ये जो उन्होंने ऐलान किया इसमें उन्होंने 2 ख़ास बातें कही हैं। बाकी सारा जो था वो या तो उन्होंने जो एग्ज़िस्टिंग प्रोग्राम्स उनके जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी थोड़ी और डिटेल पेश की है, या फिर उन्होंने फिर कुछ नैरेटिव बिल्डिंग की है कि ये हम लोग पहली दफ़ा कर रहे हैं और अगर वो ऑपोज़िशन पार्टीज़ अपने बाहर के लूटे हुए पैसे वापस ले आएँ तो मैं कमोडिटी प्राइसेज़ आधी कर दूँगा। ये तो कंटेनर टाइप स्पीच थी। 2 जो उन्होंने अहम बातें की हैं, उनमें से एक ये है कि पेट्रोल प्राइसेज़ जो हैं, उनको मज़ीद चढ़ाना पड़ेगा। और ये उन्होंने बड़ी जल्दी में कह के आगे निकल गए। तो अब वो थोड़ा-सा से हम लोग समझे नहीं कि भई कितना चढ़ाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल हमने जो लास्ट ओगरा की समरी देखी थी, जिसको अभी पिछले सैटरडे ही उन्होंने टर्न डाउन किया है। ये कहते हुए कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में और अवाम को रिलीफ देने के लिए अपनी ऑयल प्राइसेज़ को अनचेंज्ड छोड़ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ओगरा हमसे एक हाइक माँग रही है। वो जो हाइक थी, वो कोई 6 और 8 रुपए के दरमियान थी। अब आप याद करें कि 11 रुपए की तो या 10 रुपए की तो ऑलरेडी हाइक आ चुकी थी 16 अक्टूबर को, तो 137 रुपीज़ पे जहाँ बैठा है पेट्रोल, ये जाने वाला था अभी 145 पे, और अनकरीब इसी तरह चलता रहे तो 150 को क्रॉस कर जाएगा बिफोर द एंड ऑफ 2021। तो और डीज़ल में भी कुछ इसी टाइप की स्टोरी। तो एक तो ये उनकी खास अनाउंसमेंट थी जो बड़ी जल्दी से उन्होंने करके आगे आगे निकल गए। और दूसरी जो उनकी अनाउंसमेंट थी वो कि 120 अरब रुपए यूज़ क किए जाएँगे हुकूमती पैसों से कि आटा, घी और दालों की को सब्सिडी देने पे। और फिर उन्होंने कुछ बताया कि इतने मिलियन हाउसहोल्ड्स और इतने मिलियन लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा ले सकेंगे। 30% इनकी प्राइसेज़ जो हैं वो कम की जाएँगी। अब इसमें आप याद करें कि जुलाई में इन्हीं चीज़ों की एग्ज़ैक्टली आटा, दाल और घी, और तब तो चीनी भी शामिल थी। इन्हीं की प्राइसेज़ एक्चुअली चढ़ाई गई थी। नॉट बाय 30%, लेस देन दैट, आई थिंक तब कोई 10-11% था, बट आई फॉरगेट द एग्ज़ैक्ट फिगर, बट कोई लगभग उसके इर्द-गिर्द ऑलरेडी चढ़ाई गई थी। क्योंकि जुलाई के महीने में आईएमएफ प्रोग्राम पे वापस चढ़ने के लिए कोशिश की जा रही थी और उनको बजट में स्पेस बनानी थी, और एक तरीका यही था कि यूटिलिटी स्टोर्स का बजट काटा जाए। अब लग रहा है कि हमें 2 यू टर्न्स नज़र आए। एक तो यू टर्न उस जुलाई की पॉलिसी का जहाँ पे यही प्राइसेज़ चढ़ाई गई थी, और दूसरा यू टर्न ऑयल प्राइसेज़, पेट्रोल प्राइसेज़ पे, जो सैटरडे को कहा गया था कि पब्लिक को रिलीफ देने के लिए हम नहीं चढ़ाएँगे, अब वो भी चढ़ाई जाएँगी। अ, तो अब ये इनसे फ़ायदा कितना होगा इसकी मैकेनिज़्म उन्होंने बताई नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। मैं ये देख रहा था कि वो कह रहे थे कि एहसास प्रोग्राम जो है उसके थ्रू हम लोग टारगेटेड सब्सिडीज़ देंगे। लेकिन अब ये समझ नहीं आ रही कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू आप कमोडिटीज़ की सब्सिडी किस तरह से देंगे, और ख़ास तौर पे टारगेटेड ऑन स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के आटा, घी।
और दालों पे। अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स में इन चीज़ों की चीज़ें कम कर दें उसी हिसाब से, तो समझ आती है बात। कि फिर गरीब तबका जो है वो जाके यूटिलिटी स्टोर से खरीद सकता है इसको, और फिर 30% उनको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा इन चीज़ों की प्राइसेस पे। लेकिन एहसास प्रोग्राम का इसके साथ क्या लिंक था, ये नहीं अभी तक समझ आई, तो ये मज़ीद डिटेल्स कब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब 100 क्या हुकूमत 120 अरब रुपए अफ़ोर्ड कर सकती है? अगले अब हमारी साल में रहे ही कोई 8 महीने गए हैं। ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जहाँ पे दिनों के अंदर-अंदर उनके फाइनेंस एडवाइज़र के मुताबिक आईएमएफ प्रोग्राम जो है वहाँ से एक अनाउंसमेंट आने वाली है कि पाकिस्तान ने शुरू कर लिया अपना। अब ये पॉसिबल सिर्फ़ तभी है कि अगर ये कहीं और 120 अरब रुपए के कट्स लेके आएँ, कॉरेस्पॉन्डिंग उतने। तो अब उसमें जैसे करंट अकाउंट में जो करंट एक्सपेंडिचर है, वहाँ तो इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो कट्स आप ला सकते हैं, वो तो या तो डिफेंस बजट पे आएँगे या फिर डेट सर्विसिंग, तो ये 2 तो बहुत रिजिड होते हैं। लेकिन क्या पता आजकल खान साहब को थोड़ा मूड चढ़ा हुआ है। तो क्या पता शायद वो डिफेंस नज़र की तरफ उनकी नज़र आके रुक जाए और कहें कि भई यहाँ से लेते हैं हम लोग पैसे अपनी गरीब आवाम के की सर्विस करने के लिए। क्या पता आजकल हर किस्म की चीज़ें हो रही हैं, शायद एक ये भी चीज़ हो जाए। लेकिन इसके अलावा फिर डेवलपमेंट बजट पे अगर वो कट्स लेके आएँ, तो फिर उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है वो मुतासिर होगा, और उनका जो टारगेट है 5% पे पहुँचने का, ग्रोथ रेट को पहुँचाने का, वो मुतासिर होगा। तो दूसरी चीज़, अब ये एक चीज़ तो ये देखनी होगी कि मैकेनिज़्म क्या है, जिसके थ्रू ये सब्सिडी दी जाएगी, और दूसरी चीज़ के फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कट्स आप कहाँ पे लेके आएँगे इसको अफ़ोर्ड करने के लिए। और फिर तीसरी चीज़ यही है कि पेट्रोल प्राइसेज़ अगर थोड़ी-सी चढ़ेंगी तो कितनी थोड़ी? वील हैव टू वेट टू सी कि उनका इज़ाफ़ा अब मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में ही होने वाला है। तो अब वो कितना होगा? अब एक लिहाज से ये 2 जो अनाउंसमेंट्स हैं, सब्सिडी की और पेट्रोल प्राइसेज़ को इंक्रीज़ करने की, ये दोनों आपस में पूरे माशरे को अपोज़िट डायरेक्शंस में खींचती हैं। एक अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है इन्फ्लेशन के ज़रिए, और दूसरा जब पेट्रोल की प्राइस चढ़ाई जाएगी तो वही इन्फ्लेशन रेट जो है वो मज़ीद और चढ़ेगा। तो एक एक्शन से आप प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, दूसरे एक्शन से आप लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। तो आपने जो पूछा क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं, सस्टेनेबल तो नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो अभी महँगाई का दौर है, ये चंद महीनों की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेज़ चढ़ी हुई हैं, तो बस वो 6 महीने, वो 3 महीने या वो 4 महीने अगर हम गुज़ार लें, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, फिर हम ये विथड्रॉ कर लेंगे। तो मेबी देन शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको सोच सकते हैं कि ये चीज़ की जा सकती है। लेकिन उससे आगे इनफैक्ट 6 महीने भी मुझे मुश्किल लग रहा है टू इमेजिन के और विजुअलाइज़, क्योंकि ये ऑयल प्राइस इंक्रीज़ जो है ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगा अपने आप को प्राइस लेवल पे। तो तो उसके बाद खुरम अवाम यही कहे। खुरम हुँ। ये बताओ कि राशन कार्ड जारी हो सकते हैं? क्योंकि अभी तो अवाम को जो ख़ुसूसन आटे की जो कीमत है और चीनी की जो कीमत है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, तो राशन कार्ड्स की स्कीम काबिले अमल है पाकिस्तान में? रज़ा आई थिंक सो। आई थिंक राशन कार्ड जिन्होंने किया था ओरिजिनली स्कीम, वो इफ आई रिमेंबर करेक्टली सईद कुरैशी साहब उसमें इन्वॉल्व थे। जी। एंड ही इज़ स्टिल अराउंड दीज़ डेज़। और हुँ। उनसे मेरी काफ़ी पहले एक दफ़ा बात हुई थी, तो तब भी उन्होंने जब 2008 में ये प्राइस स्पाइरल आया था इसी तरह का, तो तब भी उन्होंने ये वाला एक आइडिया फ्लोट किया था कि उस टाइप की स्कीम आप दोबारा चला सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन वो फिर भी एक कम से कम मीडियम टर्म चीज़ बन जाती है। यानी कि वो चीज़ आप हफ्तों के अंदर-अंदर नहीं लॉन्च कर सकते। उसमें कम से कम चंद महीने लग जाएँगे और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और स्किल दिखानी पड़ेगी। अ, तो पॉसिबल तो है, बट आई थिंक थियोरेटिकली पॉसिबल है फिलहाल। अच्छा, खुर्रम पॉसिबल हुसैन, है। कुछ कुछ और भी वज़ीर आज़म साहब ने दावे किए। मिसाल के तौर पर उनका ये कहना कि हमारी गंदम जो है वो 8% बढ़ गई है, कपास 81% बढ़ गई है, रिकॉर्ड मोटरसाइकिलों की फ़रोख्त हुई है, रिकॉर्ड बड़ी गाड़ियों की फ़रोख्त हुई है। तो क्या ये इशारे हैं मुआशी खुशहाली के? नहीं, देखिए सबसे बड़ा इशारिया तो यही है कि वो स आवाम को सब्सिडीज़ देने पे मजबूर हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मईशत वाक़ई में इतनी अच्छी चल रही होती जितना वो बयान करने की कोशिश कर रहे थे,
तो ये एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं उनको महसूस होती। और ये सारे स्टेप्स लेने के, ये 120 अरब रुपए फिर आप क्यों खर्च रहे हैं? आप इसीलिए खर्च रहे हैं ना कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है और कोई ऐसी चीज़ है जो अपनी पटरी से उतर आई है और उसकी प्राइस जो अवाम पे कर रही है, उसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरह के तो आई मीन इंडिकेटर्स, मिसलेनियस इंडिकेटर्स हर हालात में हर गवर्नमेंट निकाल के पेश कर देती है कि हमारे दौर में ये चीज़ इतनी हो गई और वो चीज़ उतनी हो गई। लेकिन जहाँ पे अवाम को वो महसूस नहीं हो रहा अपनी ज़िंदगी में और गवर्नमेंट खुद मजबूर हो रही है कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे आईएमएफ प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे अभी-अभी आपने ये कीमतें इंक्रीज़ की थी यूटिलिटी स्टोर्स में, वो यू टर्न करके आप डिक्रीज़ करने की बातें कर रहे हैं, सब्सिडाइज़ करने की बातें कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर इंडिकेशन तो यही है कि कहीं न कहीं the economy is not working for the poor जी। और उसको फॉलो करना उन्होंने तो ये भी कहा कि आपके घरों में गैस की कीमत नहीं बढ़ी, ऐसा ही है? घरों में मेरे ख्याल में अभी तक नहीं बढ़ी। ये बात शायद दुरुस्त हो। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए अभी तक गैस प्राइस इंक्रीज़ नहीं आया, बिजली में आया है बट गैस प्राइस पे नहीं आया। बट देखते हैं दिसंबर जनवरी में जब गैस शॉर्टेजेस बाकायदा हिट करती हैं और ये लोग गैस प्राइसिंग रिफॉर्म्स जो लेके आ रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, वील हैव टू वेट टू सी। अच्छा, खुर्रम मुझे ये बताइए, ये जो रेटरिक है, आपने शुरू में इसका ज़िक्र किया कि जो जो लूटी हुई दौलत को अगर आधी भी आ जाए तो पाकिस्तान में महँगाई और मसले हल हो जाएँगे। मुझे ये बताइए कि ये इसकी उन्होंने 2 खानदानों का ज़िक्र किया। 2 इशारा है खानदानों का। शरीफ जी, खानदान और ज़रदारी खानदान की हाँ। तरफ से था कि नहीं, वो अगर आई नो अपनी दौलत वापस ले आएँ तो मैं आधी कर दूँगा कीमतें चीज़ों कीमतें। की। तो ये जो इनका बयान था ना, इससे एक्चुअली बाय द वे मुझे वो याद आ गया जब वो कहा करते थे कि मैं 200 अरब डॉलर वापस लेके आऊँगा जो स्विस बैंक अकाउंट्स में पड़े हैं और उससे पाकिस्तान के तमाम बैरूनी कर्ज़े पे ऑफ कर दूँगा और फिर यहाँ पे खुशहाली आ जाए। यार तो बाद खुर्रम, में पता है क्या मसला है? आपको और हमें तो, हम तो मुस्कुरा रहे हैं, हँस रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान के अंदर और बाहर, मैं मिलता रहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, वो आप यकीन जानिए वो सबसे पहली लाइन ये होती है, वो कहते हैं लूटी हुई दौलत जो ले गए हैं बाहर, उसको लाएँगे तो पाकिस्तान ठीक होगा। और मैं उनसे जब बहस करना चाहता हूँ तो वो मतलब वो नहीं उसके लिए तैयार होते। ये स्टेटमेंट्स जो हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का माइंडसेट तामीर करती बिल्कुल, है। आप मुझे ये अच्छा बताइए कि माशी तौर पर क्या अगर वो आ भी जाए, फर्ज़ करें हाइपोथेटिकली, अव्वल तो सारा कुछ प्रोपेगेंडा है। अगर हाइपोथेटिकली आ भी जाए तो उसका क्या असर होगा इन्फ्लेशन पे? आई कोई फेल टू असर नहीं अंडरस्टैंड। होगा। देखिए जो लूटी हुई दौलत वापस आई है वो तो मलिक रियाज की निकली हाँ। और वहाँ पे आके बोलती बंद हो गई सबकी। दिसंबर 2019 का जब वो पैसे वापस आए थे, तब से लेके आज तक अभी 2 साल होने वाले हैं और कोई खबर और नहीं पता चली उसके बाद कि उन पैसों का क्या बना। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑर्डर किया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि ऑडिट करें उन पैसों का और 1 हफ्ते के अंदर-अंदर रिपोर्ट करें हमें। तो मे बी नाउ वी उन विल गेट सम उ आंसर्स, मे बी उनको उन्होंने मना तो कर दिया नैब जाए। उन्होंने तो नैब के बारे में भी कहा है कि 800 अरब से ज़्यादा पैसे जो है, हाँ, वो रिकवर जमा ही हुए। नहीं कराए गए कौमी खजाने में। तो यही तो बात है ना कि ये लूटेड मनी को वापस लाना और उसके तहत मईशत को चलाना, किसी और अपने माशी मसलों को हल करना, एक जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड हेरिंग है। यानी कि एक ख्वाब सी चीज़ है जो आप लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप पावर में आते हैं और करने का काम आता है तो आपको पता चलता है ये सब सिर्फ बातें थी। और ये इन लोगों को भी पता चल गया कंटेनर पे खड़े होके जितना ये कहा करते थे कि 200 अरब डॉलर बाहर स्विस बैंक अकाउंटों में जो पड़े हैं, वो हम वापस लेके आएँगे। पावर में आने के कोई 1 साल के अंदर-अंदर असद उमर साहब जिन्होंने खुद ये बात कही थी कंटेनर पे खड़े होके, मुझे खुद याद है मैंने खुद उनको देखा है ये बात कहते हुए। लेकिन उनके अलावा इमरान खान साहब ने भी कही थी। वो 1 साल पावर में होने के बाद वो टीवी पे आके खुद उस ही टीवी एंकर के शो में जिसने सबसे ज़्यादा उछाली थी ये बात और जो उछाल रहा था इस 200 अरब डॉलर इन स्विस बैंक अकाउंट्स, उसके शो में बैठ के उन्होंने आके एडमिट किया कि इस फिगर के की कोई बुनियाद नहीं है। ये उनके अल्फाज़ थे, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये वैसी बेबुनियाद एक फिगर है जो खाम-खा में हमारी पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई। जैसे उस फिगर की कोई बुनियाद नहीं थी, उसी तरह इस आर्गुमेंट की कोई बुनियाद नहीं है। कि लूटेड मनी को लाके उसके तहत हम लोग अपने कर्जे पे ऑफ करेंगे, उसके तहत हम लोग अपने गरीबों पे खर्च करेंगे और फिर खुशहाली आएगी। ये सिर्फ एक शॉर्टकट दिया जाता है रिटोरिकली कहने की बात होती है टू अवॉइड मेकिंग द डिफिकल्ट पॉलिसी डिसीजंस बिकॉज़ असली में माशी हालात को दुरुस्त करने में या उनमें बेहतरी लाने में
स्किल की जरूरत है, पॉलिसी स्किल और जी। पॉलिटिकल अच्छा कंसेंसस खुरम, बनाना। जी, ये हमारे एक व्यूअर हैं लगारी साहब, याकूब लगारी, वो कह रहे हैं कि घरेलू एलपीजी जो है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। घरेलू तो एलपीजी की बिल्कुल बड़ी। हाँ, तो वो बस उसी वो आपको पता है इस वक्त सर्दियां आ रही हैं, लोगों जी को हाँ, सबसे बड़ी फिक्र और अंदेशा यही है, किसी भी तबके से हो, अब तो ये हाल हो गया है कि वो उनको यही हो रहा है कि जी गैस होगी कि नहीं, खाना बनेगा, चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा, ठंडा तो जी नहीं हाँ। पड़ जाएगा। तो ये एलपीजी का भी जो क्राइसिस है जिसके बारे में आता है, इन्होंने बर वक्त नहीं खरीदी, ये क्राइसिस कितना संगीन है। ये बहुत संगीन है रज़ा, और ये भी इंटरनेशनल प्राइस मार्केट के साथ भी कनेक्टेड है। हमसे ज़्यादा इनफैक्ट इंक्रीज़ हुआ है हिंदुस्तान में, अभी उसी दिन, जिस दिन ठीक, यहाँ पे अनाउंस किया गया था, उसी दिन वहाँ पे भी। ठीक, ठीक। एलपीजी की मार्केट थोड़ी डिफरेंट है नेचुरल गैस से और ऑयल मार्केट से। राइट। और यहाँ पे एलपीजी की डिमांड भी थोड़ी-सी, डायनामिक्स जो है वो भी थोड़ी-सी मुख्तलिफ है उनसे। मुझे अभी एग्ज़ैक्ट फिगर्स भूल गए हैं जितने यहाँ पे इंक्रीज़ आया था, लेकिन मुझे ये याद है डेफ़िनिटली कि काफ़ी ठीक-ठाक इंक्रीज़ था। बिल्कुल। काफ़ी हद तक ये इंटरनेशनल मार्केट से ही ड्रिवन है। जी, बहुत शुक्रिया खुरम। आप, आई नो कि आपको और अपना काम भी करना है, इसलिए हमें जॉइन करने का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हमें प्लीज आप वक्त देते रहें, क्योंकि ये बहुत से मफरूजे और गलत बयानी जो है कि कहीं से भी हो, हुकूमत की तरफ से हो, दूसरी ऑपोजिशन की तरफ से हो, या उसको जो हमें उसको जो है डीकंस्ट्रक्ट या उसकी वजाहत जो है वो अपने नाज़रीन के लिए पेश करना बहुत जरूरी होती है। ज़रूर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत थैंक यू फॉर द शुक्रिया। इन्विटेशन। थैंक जी यू। जी। थैंक यू। वेलकम जैगम खान साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप नाजरीन जो हमारे बाकी मौज़ूआत हैं आपने देखे तो होंगे, उसमें सरे फहरिस्त तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो एक खुफिया माहिदा जिसके मुंदरजात अभी मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर नहीं आए, बल्कि उसके ऊपर कयासे और कयास आराइयां बदस्तूर जारी हैं, उनके ऊपर बात होगी। और ये कि सबसे अहम, चूंकि वज़ीर आज़म के खिताब का बात ही कर रहे थे, तो बिल्कुल। वो बात जिसका जो हर शख्स की जबान पे, उसका तो वो जिक्र ही गोल कर गए। उन्होंने उसका जो है टीएलपी का नाम लेना, उन्होंने तो ऐसा समझा कि नाम लेंगे तो पता नहीं कोई बेअदबी या बेहुरमती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया। तो बिल्कुल। आगाज हम वहां से करते हैं। रज़ा रज़ा हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि ये मौसम का ताज़ा तरीन फल हमारे वज़ीर आज़म साहब की तकरीर दिल पज़ीर है, हाँ। तो ये हो नहीं सकता कि हम चलिए ज़ेगम आगे खान बढ़िए। से ठीक है। ज़ेगम खान से उसके बारे में उनका तबसरा ना लें कि जो तकरीर उन्होंने सुनी, जिसका कल से ढोल बजाए जा रहे थे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जी अ, उसके बारे में उनसे ज़रूर पूछें। जी जी, जैगम खान साहब, ओवर टू यू। शुक्रिया शुक्रिया रजा। मैं खुरम साहब की बात से जरा कंटिन्यू करते हुए कुछ बढ़ाऊंगा। देखिए, जब भी आप आईएमएफ के पास जाते हैं और आईएमएफ को आपको कड़वी गोलियां नीम की पकड़ाता है कि खाओ और खिलाओ, और फिर क्या होता है कि आपकी हुकूमत के जो लोग हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि गरीब मर जाएंगे, हम इलेक्शन हार जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, तो उस वक्त आईएमएफ कहती है कि अच्छा, सोशल सेफ्टी नेट्स क्रिएट करते हैं। आप ऐसा है कि गरीबों के लिए कुछ सब्सिडी का बंदोबस्त कर दो। ये आईएमएफ ही का नुस्खा होता है। और यही नुस्खा पहले आपको मालूम है पीपल्स पार्टी के दौर में आईएमएफ ही के कहने पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है वो शुरू हुआ था। और अब भी ये आईएमएफ ही की तरकीब है जो सोशल सेफ्टी नेट है। ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, एक पहली बात। दूसरी बात आप ज़हन में रखिए कि उन्होंने अमाउंट बताई है 120 अरब रुपया, करेक्ट? बिल्कुल। 120 अरब रुपया जो है ये $1 बिलियन से भी कम है। इस वक्त 120 अरब रुपया कोई $800 मिलियन बनता है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में, जहां पे सरकारी तौर पर 40% लोग गरीब हैं, 1 करोड़ तो अभी ताजा ताजा गुर्बत से गुजर गए, कहीं 50% से हकीकी तौर पर शायद 60% तक लोग जो हैं वो गरीब होंगे। $800 मिलियन जो हैं वो कहां तक इस गुर्बत के तूफान में, इस भूख के तूफान में और इस महंगाई के तूफान में लोगों की मदद करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी रकम है, और बहुत और बड़ा और डेंट डाल और ये सकती है। $800 मिलियन 6 महीने के लिए हैं, 1 महीने के जी लिए नहीं बिल्कुल। है। जी, अब अगली बात क्या है? बहरहाल जो एक असूली तौर पर मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ
जहां वसाइल गरीबों से छीन कर अमीरों को दिए जाते हैं। अभी चीनी के बहरान में ही आपने देखा कि सैकड़ों अरब रुपए गरीब किसानों के और गरीब कंज्यूमर के पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग ले उड़े। तो मैं जहां 1 रुपया भी अगर गरीब की जेब में जा रहा हो, तो मैं तो जाती तौर पर कहता हूं कि चलो 1 रुपया ही सही, अगर ये चोर की जेब से निकल के मालिक की जेब में जा रहा है तो मैं उससे खुश हूं। तो यहाँ पर खुरम साहब से एक मेरा डिसएग्रीमेंट है और बड़ा लाउड डिसएग्रीमेंट है। वो ये है कि उन्होंने कहा यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए देनी चाहिए और शायद राशन कार्ड वगैरह उनको आइडिया पसंद नहीं है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो यूटिलिटी स्टोर है इट्स अ जोक। बेशुमार स्टडीज मौजूद हैं बैनुल अक़वामी, वर्ल्ड बैंक की भी बहुत सारी स्टडीज है और भी डेवलपमेंट जो सेक्टर है उसकी भी है, इकोनॉमिस्ट की है। जहां पे भी सब्सिडी टारगेटेड नहीं होती तो वो उसको मिलती है जिसका हक नहीं होता। और यूटिलिटी स्टोर उसकी शानदार मिसाल है कि फूड सब्सिडी के नाम पर आप मिडिल क्लास फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपना बजट बैलेंस कर लें। मैं आपको इनवाइट करता हूं, किसी रिसर्चर को ये करना चाहिए कि वो मैपिंग करे कि पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर बने कहाँ हुए हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच एरियाज में ये सब यूटिलिटी स्टोर बने हुए हैं। इस्लामाबाद का भी यहाँ मामला है। गरीब के लिए तो वहां पहुंचना ही मुश्किल है। ये उसको सूट करते हैं जिसकी जाती सवारी है और उन लोगों के घर के आसपास है जो इंतहाई अमीर है, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद के F8 में, और वो जाकर वहां से ले लेते हैं, उनका बजट थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। तो बेसिकली ये मिडिल क्लास को अपीज करने का इंस्टीट्यूशन है, ये गरीब को सपोर्ट करने का इंस्टीट्यूशन हरगिज नहीं है। बेगम भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट वो अपनी जगह पे है, वो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। जो करप्शन की दास्तानें आप पाकिस्तान के अखबारात उठा लें पिछले 10 साल के, आपको एक से बड़ा एक स्कैंडल मिलेगा। नाकिस आटा, नाकिस चीनी, खुर्द बुर्द, इसके ऊपर कितने कितने केस बने। यही जो है हमारे मुक्तदर कुव्वतें हैं जिन्होंने पिछली सब सिविलियन गवर्नमेंट्स के ऊपर हमेशा यूटिलिटी स्टोर्स के काम में करप्शन के रेफरेंस दायर हुए। बीबी शहीद के जमाने में दायर हुए जब वो निकली 2 बार, नवाज शरीफ के जमाने में दायर हुए। ये करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ है और आप तो उसकी माशी राशनल की बात कर रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात यह है कि आप कितने बनाएंगे। हर मोहल्ले में तो नहीं बन सकता, हर टाउन में नहीं बन सकता, हर विलेज में नहीं बन सकता। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इस वक्त देही इलाकों में ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि रूरल फूड इन्फ्लेशन जो है वहां भी बढ़ी है। यूजुअली ये अर्बन एरियाज में होती थी और वहां पे आप जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बना के या करके हैंडल कर लेते थे। इस बार देही जो अवाम है वो भी इसकी जद में आए हुए हैं और ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। मैं बहरहाल ये मैं चाहूंगा कि हमें शाहिद मेतला साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, आप जो उनकी तकरीर के ऊपर मजीद थोड़ा अपना तबसरा मुकम्मल कर ले। जैगम साहब, तो मैं शाहिद की तरफ बढ़ूंगा और थोड़ी सी उनके पास ये 1-2 सवालात हैं। जी जैगम साहब। जी, तो उसमें आखिरी बात उस पॉइंट के हवाले से ये है कि आपने जो भी सब्सिडी करनी है वो डायरेक्ट कीजिए। पाकिस्तान में पहली डायरेक्ट सब्सिडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शुरू हुई, जो डेटा पे बेस्ड है और जो उसकी नया नाम है, नई शक्ल है, जिसमें कुछ इजाफा भी किया गया, जो एहसास प्रोग्राम है वो भी टारगेटेड है। और ये इस वजह से नहीं कि हमारे हुक्मरानों को बहुत शौक है या इन्होंने खुशी से किया, इस वजह से कि जिन्होंने पैसे दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने गर्दन से पर अंगूठा कर रख के ये कहा था कि ये पैसे जो आपने देने हैं ये टारगेटेड देने हैं, इसको आपने खड़े होकर सड़क पे नहीं बांटना। और एहसास प्रोग्राम में भी क्योंकि उनकी रकम है, जिनकी रकम है वो इसे टारगेटेड किए बगैर राजी नहीं है, उनकी रिसर्च मौजूद है। और इसलिए मैं भी इससे एग्री करता हूं कि जो भी आपने पैसे देने, 120 रुपए देने हैं या 120 अरब देने हैं, वो टारगेटेड करके दें और यूटिलिटी स्टोर को बंद कर दें। आप राशन कार्ड कर सकते हैं, आप कोई दूसरा तरीका कर सकते हैं, आप ज्योग्राफिकल टारगेटिंग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। अब वजीर आजम की स्पीच जो थी, खुर्रम साहब ने बहुत जबरदस्त बात की कि वो बेसिकली एक नैरेटिव बिल्डिंग था। देखिए, इमरान खान साहब की ये याद रखिए कि जो भी वो फिगर्स लाते हैं, जो भी सो कॉल्ड फैक्ट्स लाते हैं, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि उनके नैरेटिव की सपोर्ट करें। उन फिगर्स का दुरुस्त होना जरूरी नहीं है, उन फिगर का बरमहल होना जरूरी नहीं है, उन फिगर का कंटेम्प्ररी अभी जरूरी नहीं है कि अभी से मुतालिक हो। वो पेश इसी तरह से करते हैं जिस तरह ये फौरी
इसी वक्त मौजूद वो हैं। खुरम ने बताया कि एक दो चीजों के सिवा तमाम जो है वो पुराने फैक्ट्स हैं, जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं या अवेलेबल स्टैट्स हैं या डेटा है। बेसिकली वो उसको यूज करते हैं अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। इस वक्त उनका नैरेटिव ये है कि हम तबाह क्यों हो रहे हैं। पहले उनका नैरेटिव ये था कि हम आसमान पे कैसे चढ़ सकते हैं, और उसका सिर्फ एक ही हल था। हल ये था कि पाकिस्तान ईमानदारी से चढ़ेगा, और पाकिस्तान के वाहिद ईमानदार वो खुद हैं। वो जैसे ही आएंगे, क्योंकि ऊपर ईमानदार खलीफा बैठा होगा, पूरा पाकिस्तान ईमानदार हो जाएगा, या कम से कम मशीनरी ईमानदार हो जाएगी, और मुल्क आनन फानन डेनमार्क बन जाएगा। तो अब वो जब से आया हमें बता रहे हैं कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर सकता। पहले वो बता रहे थे मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है, अब वो बता रहे हैं मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर सकता। वो बता रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई क्यों है, और उनका एक्सक्यूज ये है कि महंगाई दुनिया भर में है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया में कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत का मसला या महंगाई का मसला सिर्फ कमोडिटीज की प्राइसेस नहीं है। पाकिस्तान की जो सॉरी, मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा और माजरत चाहता हूँ। ये नैरेटिव जो है ना, ये बड़ा आप प्यारा और मीठा लफ्ज हो गया है। ये पहले हम इस्तेमाल करते थे बयानिया, तो आप ये इसका एक ही नाम है, और वो नाम है प्रोपोगेंडा। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप बयानिया बनाते हैं क्योंकि आपने वोट लेने होते हैं, सपोर्ट बेस बढ़ानी होती है। जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको अपनी कारकर्दगी शो करनी होती है। उस कारकर्दगी को शो को छुपाने के लिए आप प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं। इसीलिए ये प्रोपेगेंडा जो है ये दीवार के आगे जाता है और रीबाउंस होता है, और उतनी ही खान साहब को और उनकी टीम को हजीमत उठानी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि ये जो लूटी हुई दौलत और दो खानदान, ये कान पक गए हैं। मगर इसका जो डाउन साइड, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, कि लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि अच्छा, अगर नवाज शरीफ चोर की दौलत या जरदारी चोर की दौलत जो है वो आ जाए वापस, एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स बेच कर आ जाए, तो पाकिस्तान में बहारें और खुशहाली और महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। मतलब ये कमाल की अजीबो गरीब मंतक है। और इसका ये अनफॉर्चुनेटली ये फिस्तायत का जो सबसे पहला हथियार होता है वो प्रोपेगेंडा के इतनी बार कहो ये बात कि वो सच लगे, कि लूटी हुई 100-200 अरब डॉलर जो हैं वो छुपे हुए हैं कहीं, और वो आ जाएंगे। अव्वल तो 200 अरब डॉलर है नहीं, तमाम लोग इसको साबित कर चुके हैं कि ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रकम है। अच्छा, और दूसरी ये बात है कि वो 200 अरब डॉलर जो मिले भी हैं, जैसे खुरम ने कहा, उनके ऊपर तो आपने अपनी टेप लगाई हुई है, उनके ऊपर तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए मैं जैगम साहब आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि ये बयानिया जो है ना, या नैरेटिव, ये इसको फिलहाल तर्क कर दे, और अब वक्त आ गया ये बयानिया का बयानिया भी खत्म किया जाए। जी सॉरी। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। सिर्फ क्विकली मैं ऐड करूंगा कि जितने पैसे बाहर पड़े हैं, इमरान खान साहब खुद स्कीमें लगा के उन सबको माफिया दे चुके हैं। अब वो अकाउंट फॉर किए भी नहीं जा सकते। अब देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, पाकिस्तान में जो महंगाई, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि बैनुल अक़वामी कीमतें बढ़ गई हैं, इस वजह से कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान की इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की भी दो वजूहात है। एक तो ये है कि बैनुल अक़वामी जो कमोडिटी की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, और दूसरा ये कि रुपए की कीमत गिर रही है। और रुपए की कीमत इस वजह से गिर रही है कि आपके यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट है। जो आपने कहा था कि हमारा बड़ा कमाल है, हमने करंट अकाउंट को जो है पॉजिटिव कर दिया है। अब आप देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ फिगर आ रहे हैं कि आपके एक एक महीने में $3 बिलियन से ज्यादा डेफिसिट आ रहा है। उसके साथ दूसरा फैक्टर जो आपको इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं वो ये है कि आपका बजट डेफिसिट है और हुकूमत नोट छाप रही है, यानी मनी सप्लाई जो है उसका दूसरा फैक्टर है। और उसका तीसरा फैक्टर ये मौजूद है कि हुकूमत अपनी गवर्नेंस में नाकाम हो रही है, और जो पाकिस्तान के अंदर कमोडिटी प्राइसेस है, फॉर एग्जांपल फूड की प्राइसेस है, वो जो उसका वैल्यू चेन है उसके अंदर वो बैड गवर्नेंस की वजह से बढ़ रही है। यानी गन्ने की कीमत में मामूली इजाफा होता है या नहीं होता, लेकिन चीनी की कीमत जो है वो 40%, 50%, 100% बढ़ जाती है। गंदम की कीमत में इजाफा नहीं होता, आटे की कीमत बढ़ जाती है। जिस चीज का टोटली गवर्नेंस से ताल्लुक है, मैनेजमेंट से ताल्लुक है, वो भी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो ये इतनी सादा बात नहीं है, इसमें हुकूमत की अपनी बहुत सी नाकामियां हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये महंगाई उस वक्त काबिल बर्दाश्त होती है जब मईशत तरक्की कर रही हो, लोगों की आमदनियां बढ़ रही हो। भारत में फूड इन्फ्लेशन तो 1% है। चलिए, दूसरी इन्फ्लेशन पाकिस्तान से कम है, भारत के हिसाब से ज्यादा है,
लेकिन 8% ग्रोथ भी तो है ना। बांग्लादेश में अगर थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन है जो पाकिस्तान से बहुत कम है, पाकिस्तान की पूरी जनूबी एशिया से ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश 6% के हिसाब से ग्रो भी तो कर रहा है ना। पाकिस्तान की तो 3 साल के अंदर जो आपकी जीडीपी थी वही कम हो गई है, जो पर कैपिटा जीडीपी है, यानी एक इंसान की जो जीडीपी है वो 17% कम हो चुकी है। यहाँ पर तो मामलात हमारे कुछ और है, उसको ना तस्लीम करने को हुकूमत तैयार है और ना बज़ाहिर उनके पास ऐसा हल है जो वो बता के अगर हमें नहीं, इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको ही मुतमईन कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़ते हैं, ये खुर्रम हुसैन साहब ने एक स्लाइड भेजी है कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, तो वो भी जरा दिखा बिल्कुल। दीजिए। और उन्होंने कहा कि तमाम पैनलिस्ट को ये दे दीजिए कि 65 रुपए लीटर तक महंगा हो गया है। माशाअल्लाह, मुबारक जी हो। जी जी, तो बस वो जैसे ही उन्होंने सस्ता करने का ऐलान किया तो उसका उल्टा जो है वो नतीजा सामने जी आया।